देखते हैं इसमें बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लिनार्ड एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हॉलबेच एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और अब उनके बिहाफ पर ही हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी छोटे टॉपिक्स हैं आगे बचे हुए, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, या आइंस्टाइन के रिजल्ट्स हैं, या फिर डी ब्रोगली के रिजल्ट हैं, सारे यहाँ पर देखते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। हॉलबेच एक्सपेरिमेंट, लिनार्ड एंड हॉलबेच एक्सपेरिमेंट को अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले उसको जाकर जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत ही डिटेल्ड में आपको बताया गया है कि लिनार्ड हॉलबेच एक्सपेरिमेंट में जो वर्क फंक्शन है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, फोटॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी है, ये सब वहाँ पर आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ का मतलब करंट जीरो हो जाएगी, कट हो जाएगी, इसलिए कट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एक वोल्टेज, क्योंकि करंट जीरो हो रही है। अगर करंट जीरो हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं प्लेट से बाहर आने के बाद, चलते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, जो हमने हॉलबेच एक्सपेरिमेंट में देखा है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये पोटेंशियल रोकने का काम करता है, रोक देता है, सबको रोक देता है। इसलिए इस पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मैक्सिमम होता है। तो इसी के बिहाफ पर इसका डेफिनेशन है, देखिए क्या डेफिनेशन है। मैक्सिमम नेगेटिव में होता है, मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट P2, कलेक्टर प्लेट P2 एट विच ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, फोटो मतलब लाइट, क्योंकि हम लाइट प्लेट के ऊपर डालते हैं, उस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लाइट डालने पे बाहर आते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन से जो करंट मिलती है अगर हमें, तो उस करंट का नाम हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट P2 एट विच ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप, रुक जाते हैं, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, हो जाती है करंट, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है माइक्रोमीटर में। सेकंड प्लेट पर जैसे ही पहुंचेगा माइक्रोमीटर रीड कर लेता है उसको, माइक्रोमीटर अब यहाँ पर रीड नहीं कर पाएगा। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V0 से, या V0 आप कह सकते हैं। ये वो पोटेंशियल है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। अब देखिए इसके बिहाफ पर एक वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 विद फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें ग्राफ बनाना है V0 और फ्रीक्वेंसी में। वो ग्राफ के लिए ये वर्टिकल एक्सिस में हमने ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है फ्रीक्वेंसी। इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, उससे पहले आपने देखा यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और m है एक इलेक्ट्रॉन का मास, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड और फोटो इलेक्ट्रॉन जो प्लेट से बाहर आया था हॉलबेच एक्सपेरिमेंट में, और V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला कैसे बन गया, उसके लिए मैंने यहाँ पर भी देखी छोटी सी स्टडी के लिए आपको एक रिकॉल देने के लिए बना दिया है। ये लिनार्ड हॉलबेच एक्सपेरिमेंट में ये इवैक्यूएटेड चैम्बर था, येलो वाला जो है, इसमें वैक्यूम है, दो प्लेट लगी होती हैं P1 P2, दोनों सेम मेटल की हैं। यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ से फोटॉन्स अंदर आ सकते हैं, यहाँ पर क्वार्ट्ज की विंडो होती है जिससे बीम जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेट पर स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही एक फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, याद कर लीजिए फोटोन के पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, एच है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। येलो कलर का फोटोन है, ग्रीन कलर का, सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। वो एनर्जी लेकर यहाँ जाता है, प्लेट पर स्ट्राइक करता है। प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अंदर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह मूव कर रहे होते हैं, लेकिन खुद से बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे ये फोटोन जाता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी सारी ट्रांसफर कर देता है। जैसे वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज़ें होती हैं करने के लिए, एक तो वो प्लेट से बाहर आ जाए उस एनर्जी को यूज़ करके जो फोटोन ने उसे दी है, बाहर आने के बाद भी अगर एनर्जी बच रही है तो उससे मूव कर सकता है सामने वाली प्लेट की तरफ। ये P2 प्लेट है, यहाँ जैसे वहाँ पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइक्रोमीटर है, वो रीड कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट आ जाती है I इज इक्वल टू NEAVD में N आपका, जितने ज़्यादा N होंगे उतनी बड़ी करंट गिरती चली जाती है। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे बना है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। तो इसमें क्या है कि जैसे ये फोटोन है, तो फोटोन के पास सपोज करिए कि 20 जूल एनर्जी है एक फोटोन के पास। जैसे ये फोटोन यहाँ जाएगा, प्लेट में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को देगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसको 20 की 20 जूल एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जैसे वो 20 जूल एक इलेक्ट्रॉन को मिली, तो प्लेट मेटल की बनी है जिसके ऊपर आपने लाइट फॉल कराई है, इंसिडेंट कराई है,
तो उस मेटल की प्लेट का बच्चों एक होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये नोट्स जो हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को समझ लीजिए सारा, आगे का पूरा चैप्टर, और जितने भी नोट्स हैं इस डिस्कशन के बाद मैं एक एक करके सब दे दूंगा, आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर लीजिएगा। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्लेट, जिस प्लेट के ऊपर आपने लाइट गिराएंगे, फोटो गिराएंगे, ओके, फोटो मतलब लाइट, और ये उस प्लेट की कांस्टेंट होती है। जो भी प्लेट आपने एक बार सेलेक्ट कर ली उसके बाद उस प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बदलता नहीं है। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो 10 जूल है, ये भी एक एनर्जी होती है वर्क फंक्शन, इसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी उस प्लेट के लिए वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी, उतनी एनर्जी उस प्लेट के किसी भी इलेक्ट्रॉन को चाहिए अगर उसे बाहर आना है, प्लेट से बाहर आना है, प्लेट से बाहर निकलना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन बनना है। जैसे फोटोन मिला, फोटोन आया, प्लेट पर स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उस एनर्जी को यूज करके तो उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके। तो 10 जूल एनर्जी इसको अगर चाहिए तो आपने फोटोन भेजा 20 जूल का, 20 जूल वाला फोटोन गया, उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी एनर्जी। अब हॉलवेज एक्सपेरिमेंट इससे पहले कराया गया है, लिनार्ड हॉलवेज एक्सपेरिमेंट, उसको जाकर ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा। वहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया था मैंने, उसमें था एक क्लासरूम है, क्लासरूम में यहाँ पर एक गेट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, जैसे ही छुट्टी होती है गेट वाला बच्चा बस एक स्टेप बाहर निकालेगा, बाहर निकल जाएगा, जबकि पीछे वाले को यहाँ से यहाँ तक चल के भी आना पड़ेगा और फिर वो बाहर जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर भी ऐसा है, जैसे ही फोटोन ने से एनर्जी दी तो 10 जूल एनर्जी तो हर किसी को जितने भी अंदर है गेट से बाहर निकलने के लिए 10 जूल चाहिए, लेकिन आपने फोटोन दिया, वो फोटोन हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दे, जितने बच्चे बैठे हैं वो सब एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं, प्लेट के अंदर है, फोटोन आया, उसने 20 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को अगर दी है तो ये इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन का यूज करेगा, मिनिमम एनर्जी 10 जूल का यूज करेगा, और 10 जूल से बाहर आने के बाद 20 मिली, 10 से बाहर आ गया, 10 जूल बाकी बची इसके पास। इस 10 जूल से बाहर आने के बाद कहीं भी जा सकता है, मूव कर सकता है, ये तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही है सेम, ठीक है, बिल्कुल प्लेट पर एकदम रेडी है बाहर जंप करने के लिए, तो 10 जूल वर्क फंक्शन यूज करेगा, 10 जूल से सामने वाली प्लेट पर सबसे तेज चल के जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी बची है इसके पास। बाकी पीछे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए फोटोन आया, 20 जूल एनर्जी इसको दी, तो ये क्या करेगा, 20 जूल एनर्जी इसको भी काम वही करना है, प्लेट से बाहर आना है, गेट से बाहर निकलना है और चलना है, प्लेट से बाहर आना है, चलना है। तो प्लेट से बाहर आने से पहले से यहाँ तक जाना पड़ेगा, अंदर ही अंदर, प्लेट से, प्लेट के पीछे का पार्ट है वहां से यहाँ तक आएगा पहले, उतने में भी उसकी एनर्जी यूज होगी। सपोज यहाँ पर इसकी 5 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गई, 5 यहाँ तक चली गई, फिर उसके बाद 10 से बाहर जंप भी तो मैंडेटरी है, वर्क फंक्शन यूज करके ही बाहर जंप कर सकता है, वो मैंडेटरी है। तो 5 आने में गेट तक और 10 जूल जंप करने में, कितना हो गया, 15 जूल, मिली कितनी थी, 20 जूल, 5 बाकी बची। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आ रहा है इसके पास 5 जूल एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि पीछे जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिली, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर ऐसा हो जाए किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में कि उसकी एनर्जी यहाँ तक आते आते ही 15 जूल खर्च हो गई अंदर ही अंदर, तो उसके पास तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी ही नहीं है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन का ऐसा हो कि वो पीछे है और गेट तक आया, आते आते वर्क फंक्शन जैसे 10 जूल हमने अज्यूम किया है और 20 जूल फोटोन से मिली है, ये हमने अजम्पशन लिया है समझने के लिए, क्योंकि नंबर में समझना इजी होता है। तो वो 10 जूल, ये भी हो सकता है कि 10 जूल गेट तक आए और 10 जूल से बाहर निकल जाए, ठीक, तो उसके पास बाहर निकलने के बाद कोई एनर्जी नहीं बचेगी, जीरो एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो प्लेट से बाहर आ रहा है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी भी हो सकती है और जीरो एनर्जी भी हो सकती है, जीरो एनर्जी भी हो सकती है, निगेटिव में नहीं होगी। अगर निगेटिव एनर्जी है इसका मतलब ये वाला केस है, 15 जूल अंदर ही खर्च हो गई, 5 बची, बाहर ही नहीं आ सकता, ठीक। तो लिनार्ड हॉलवेज एक्सपेरिमेंट को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ये सारी बातें होती हैं। अब सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद गेट वाला है, जो गेट पर बैठा था बिल्कुल रेडी, उसको केवल वर्क फंक्शन यूज करना है, किसी एनर्जी का लॉस नहीं करना है, और बाहर आने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी उसके पास बच रही है तो वो सबसे तेज मूव कर सकता है। अगर वो सबसे तेज मूव करेगा
सबसे तेज मूव करेगा। मुझे प्लेट P2 को निगेटिव कर लेना है। निगेटिव करना आपको बताया लिनार्ड वाल्व एक्सपेरिमेंट में टॉगल एक्शन का यूज किया था। ठीक, तो निगेटिव पोटेंशियल यहाँ से हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे निगेटिव? क्योंकि हमें सारे इलेक्ट्रॉन को रोकना है। इलेक्ट्रॉन के पास खुद निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, तो हमें ऐसे उल्टा पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है 10 जूल वाला, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उसको रोकेंगे। उसको रोकने के हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल टॉगल एक्शन की हेल्प से और रियोस्टेट था उससे कंट्रोल करेंगे और बना लेंगे। मान लीजिए कि -10 वोल्ट वो वोल्टेज है जिस पर सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। क्यों रुक गए? हमने सबसे तेज चलने वाले के हिसाब से लगाया। बाकी इलेक्ट्रॉन के पास कंपैरेटिवली किसी किसी के पास सिमिलर एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि गेट के आसपास भी 2-4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं। वो सब क्या करेंगे, वर्क फंक्शन का यूज़ करेंगे, बाहर आ जाएंगे। सबके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 10-10 जूल सबके पास बचेगी। वो सब एक स्पीड से चल रहे होंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े पीछे हैं, उन्हें गेट तक आना पड़ेगा। उनकी एनर्जी वहाँ पर खर्च होगी। किसी की 2 जूल खर्च हो गई, किसी की 1 जूल खर्च हो गई, किसी की 5 जूल खर्च हो गई, ऐसे। ठीक, वो वर्क फंक्शन का यूज़ करेंगे 10 जूल। जिसकी 2 जूल यूज़ हुई है गेट तक आने में 10 जूल, वो भी वर्क फंक्शन यूज़ करेगा 12 जूल। उसके पास बचेगी 8 जूल। और पीछे कोई इलेक्ट्रॉन है उसके पास 5 जूल, गेट तक आया, 10 जूल से बाहर निकला, तो कितना हो गया? 15 जूल कंज्यूम हो गया, 20 मिली। 5 से बाहर आया, 10 से बाहर आया और 5 जूल से चल सकता है। यानी कि जो बच रही है एनर्जी, जो जंप करके बाहर आ रहा है, उसके पास 10 है या फिर 10 से कम है। कोई कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी है जो पीछे से आया, 10 जूल गेट तक आते आते खर्च हो गई, 10 जूल से बाहर जंप हो गया, 0 एनर्जी बची, है ही नहीं उसके पास एनर्जी। तो 0 से लेके 10 जूल तक की एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है। तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा पावर लगाएंगे? जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, 10 जूल वाले के लिए। तो 10 जूल वाले के लिए हमने लगा दी। तो बाकी के पास कंपेरेटिवली कम एनर्जी है, वो देखेंगे कि 10 जूल वाले रुक गया तो हम भी रुक गए। सबके सब रुक जाएंगे, प्लेट तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता। जैसे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, नंबर हो जाएगा 0। नंबर 0 होते ही करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। N0 हो गया, I भी 0 हो गया, करंट 0 हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। ये एमीटर में 0 दिखने लगता है। इस तरह से होता है। तो फिर ये फॉर्मूला कैसे बन गया? EV0, ये भी एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया। याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है, EV। कैसे आती है ये? फर्स्ट चैप्टर में देखा है आपने, V = W/Q0। टर्म 1 में आपने देखा था, टर्म 1 में। तो वहाँ पर था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट, वो पोटेंशियल के लिए था, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क होता है इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी से रिप्लेस हो गया। चार्ज क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो E से रिप्लेस हो गया। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? EV। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है EV। V है वोल्टेज, E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहाँ पर हमारा V कौन सा है? पोटेंशियल, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस V की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? EV0। यानी EV0 भी जो है एनर्जी है जो हमें रोकने के लिए लगानी है। मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी इधर से लग रही है -10 जूल। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है? +10 जूल। तो -10 जूल +10 जूल मिलकर कितनी हो गई? 0 एनर्जी हो गई, कोई करंट नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। तो 12 mv², ये हमने लगाई इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी लगानी, इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी हमें यहाँ से कैलकुलेशन मिल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आ रहे हैं। मूव करने में हमने नोटिस किया है मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी 10 जूल बची, उसकी वेलोसिटी भी सबसे फास्ट होगी, सबसे तेज चल रहा होगा, उसका मास 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, तो 12 mv² हमने लिया। 12 mv² की वैल्यू है 10 जूल। हमने यहाँ से -10 जूल लगा लिया और उसके अकॉर्डिंग की वैल्यू बन गई हमारी। ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है। तो इस मैक्सिमम एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बन गया। ठीक, अगर ये -10 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो इस -10 वोल्ट को लगाते ही करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। ओके, अब ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल में और फ्रीक्वेंसी में ये ग्राफ है। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। ये आ गया ग्राफ। तो ये जो वैल्यू, ये सीधी लाइन है ऐसे, और फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, μ0। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
यानी कि एकदम किनारे की फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए चाहिए। ठीक, यानी कि अगर मुझे मेटल से बाहर निकालना है, किसी इलेक्ट्रॉन को फोटोन भेजना है, तो उस फोटोन के पास मिनिमम h0 एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि ये कौन है, वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी है 10 जूल, जैसा अभी मैंने आप एग्जांपल देखा आपने, तो 10 जूल ये h0 है, ठीक है, h0 है। ओके, उससे कम आप रखोगे, 9 जूल भेजोगे फोटोन के साथ, तो 9 जूल से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, 8 जूल से नहीं निकाल पाएगा। ज़्यादा एनर्जी भेजोगे तो बाहर भी निकाल देगा और इलेक्ट्रॉन के पास बाहर आके एनर्जी बचेगी, वो उससे मूव भी कर पाएगा। 10 जूल वर्क फंक्शन है, आपने भेजी 20 जूल, तो 10 जूल बाकी बचेगी। किसी किसी के पास कंपेरेटिवली कम भी बचेगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन एकदम रेडी है बाहर जंप करने के लिए और कोई पीछे से आ रहा है। सही है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन आप किसी मेटल की सरफेस पे भेजेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो एनर्जी है h0, अगर इसकी वैल्यू 10 जूल है, तो आपने अगर μ0 की वैल्यू को कम कर दिया तो ये फिर मल्टीप्लाई होके 10 जूल से कम वैल्यू बनेगी, 9 जूल, 8 जूल, 7 जूल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो वर्क फंक्शन के क्योंकि बराबर नहीं है, इसलिए एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़ेगा रोकने के लिए। भाई नेगेटिव पोटेंशियल हम कब लगाते हैं? जब हमें इलेक्ट्रॉन को रोकना होता है। जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकला तो हम क्यों रोकेंगे किसी को? तो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल हम कहेंगे भाई आराम से बैठे रहो, नेगेटिव पोटेंशियल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं बाहर। इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पीछे की फ्रीक्वेंसी पे कितना पोटेंशियल है? स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, क्योंकि लगाना ही नहीं। और थ्रेशोल्ड अगर आ गया तो थ्रेशोल्ड से जैसे आगे निकलेंगे बस लगाना शुरू कर देना। थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए थ्रेशोल्ड से आपने फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा लगाई और अब आपने एनर्जी दे दी 12 जूल, तो 12 जूल एनर्जी आप दोगे तो क्या होगा? 10 जूल से बाहर निकल जाएगा h0 और बाकी 2 जूल से चलेगा। क्योंकि 2 जूल एनर्जी है तो थोड़ा सा ही मुझे नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने, रेडिएशन और आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये उसी प्रपोर्शन में आगे बढ़ता जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें लगातार बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है देखिए इसमें।